आज हम लोग आरएनए के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम डीएनए का रेप्लिकेशन इन सब का अध्ययन किए थे हम लोग। तो देखते हैं आरएनए जैसे आपका आरएनए का नाम जानते हैं, आपका राइबोन्यूक्लिक एसिड। हम आरएनए और डीएनए में थोड़ा डिफरेंस देख लें तो हमको आरएनए के बारे में बहुत कुछ मालूम हो जाता है। जैसे देखा जाए तो अगर मान लीजिए आरएनए और डीएनए दोनों में देखिए क्या अंतर है। आपका आरएनए जानते हैं आपका सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, यह एक ही स्ट्रैंड का बना होता है, जबकि यह डबल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक, मतलब एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है, जबकि यह दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है। कौन? डीएनए। ठीक, सेकेंड डिफरेंस देखें तो आरएनए जो होता है आपका, इसमें यूरेसिल होता है, जो नाइट्रोजिनस बेस होता है इसमें यूरेसिल यू होता है, जबकि इसमें थायमीन होता है। क्या होता है? थायमीन होता है इसमें। तीसरा, इसमें आपका क्या आरएनए में ये यूरेसिल है, इसमें थायमीन होता है। और तीसरा अंतर अगर आप देखें तो इसमें राइबोज शर्करा होती है, राइबोज शर्करा। ठीक, जबकि इसमें डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है। ठीक, डीएनए में। और आप देखेंगे ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव, मतलब ज़्यादा क्रियाशील है। क्यों ज़्यादा क्रियाशील है? क्योंकि इस पर आप देखेंगे इसका जो इसमें जो शुगर है राइबोज शुगर है, और इस राइबोज शुगर में जो 1 2 3 4 5 सभी स्थिति में देखेंगे OH CH2OH। ये OH ग्रुप रिएक्टिव ग्रुप होता है। ठीक, ये आपका रिएक्शन करता है दूसरे कंपाउंड से, जबकि आप अगर डीएनए में देखेंगे तो लेस रिएक्टिव होता है। क्यों रिएक्टिव लेस होता है? क्योंकि इसमें आप देखेंगे ये जो इसमें राइबोज होता है वो डीऑक्सी राइबोज होता है। क्या होता है? डीऑक्सी राइबोज। OH फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन H, थर्ड कार्बन OH, फोर्थ और फिफ्थ CH2OH और H। आप इस कंडीशन को देखिए सेकेंड कार्बन की, यहाँ पे एक ऑक्सीजन नहीं है, इसीलिए कम रिएक्टिव है, ये ज़्यादा क्रियाशील होता है। और फिर देखा जाएगा कुछ डिफरेंस है, ये ज़्यादा म्यूटेट करता है, फास्टर म्यूटेट, माने इसमें उत्परिवर्तन बहुत तेज होता है, जबकि लेस म्यूटेट, ये म्यूटेट कम करता है आपका। कौन? डीएनए, इसकी कंपैरिजन में। है तो ये डिफरेंस है जिससे हम आरएनए के बारे में थोड़ा जान सकते हैं।
ठीक। और आरएनए के टाइप्स हम लोग देखते हैं। आरएनए जो होता है आपका, ये 2 टाइप्स के हैं। कौन कौन? जेनेटिक आरएनए, अगर हम देखें ए, जेनेटिक आरएनए और नॉन जेनेटिक आरएनए। नॉन जेनेटिक आरएनए, जेनेटिक और नॉन जेनेटिक आरएनए में क्या है? जैसे देखिए, जेनेटिक आरएनए क्या होता है? ऐसे कुछ, जैसे आप जानते हैं मैक्सिमम जीवधारियों में जेनेटिक मटेरियल जो होता है डीएनए होता है, लेकिन कुछ वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर करता है। तो इसको जेनेटिक आरएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेनेटिक आरएनए। जेनेटिक आरएनए कौन सा आपका कहाँ पाया था? जैसे क्यूबी बैक्टीरियोफाज, क्यूबी बैक्टीरियोफाज, टीएमवी, इन सब में देखेंगे तो इनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। क्या होता है इनका जेनेटिक मटेरियल? आरएनए होता है। जबकि नॉन जेनेटिक आरएनए आप देखेंगे, ये आपका क्या होता है कि ये आपका ट्रांसफर नहीं करते हैं जेनेटिक्स, आनुवंशिकी कैरेक्टरों को। ये क्या करते हैं आपके कि दूसरा में भाग लेते हैं, जैसे आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए। इसको हम प्रोकैरियोटिक यूकैरियोट में थोड़ा अलग पढ़ेंगे। इसको भी हम डिवाइड कर देंगे, जैसे प्रोकैरियोटिक आरएनए। प्रोकैरियोटिक आरएनए में कौन कौन से हैं? जैसे इसमें 3 है। पहला आरआरएनए, इसको हम बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। ठीक। सेकेंड टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। फिर थर्ड एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। कौन सा है? मैसेंजर आरएनए। फिर यूकैरियोटिक आरएनए। यूकैरियोटिक आरएनए में कौन कौन सा है? आरआरएनए, ऐसा ही होगा आपका। फिर टीआरएनए, फिर एचएन आरएनए। ठीक। फिर एसएन आरएनए। ये हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर एमआरएनए होता है। ठीक। हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर एमआरएनए भी बोल देते हैं इसको हम आगे देखेंगे। ये यूकैरियोटिक आरएनए है और ये सब प्रोकैरियोटिक आरएनए है। सभी आरएनए का जैसे काम अलग अलग होता है, उसको हम लोग देखेंगे। जैसे आरएनए 2 तरह का, जेनेटिक और सेकेंड क्या है आपका नॉन जेनेटिक आरएनए। जेनेटिक आरएनए क्यूबी बैक्टीरियोफाज और टीएमवी में पाया जाता है। नॉन जेनेटिक आरएनए प्रोकैरियोटिक आरएनए और यूकैरियोटिक में डिवाइड कर देते हैं। प्रोकैरियोटिक आरएनए में आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए पाए जाते हैं। यूकैरियोट में आरआरएनए, टीआरएनए दोनों तो सेम होते हैं प्रोकैरियोट जैसे, लेकिन ये एचएनएमआरएनए और एसएनआरएनए ये केवल यूकैरियोट में पाए जाते हैं। देखिए, सभी आरएनए जो होते हैं, जैसे डीएनए है, अगर हम देखें सभी के कार्य अलग अलग।
ये सेल है, कोशिका है, ठीक। और इसके अंदर ये क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक। ये क्या है, न्यूक्लियस, केंद्रक, ठीक। इसी में देखेंगे तो आप ये डीएनए होता है, ठीक। डीएनए जैसे मान लीजिए TAC है ना, ATG CCG TAG, ठीक। और GGCATC, ये मैं हाइपोथेटिकल बना रहा हूँ सब, केवल वैसे ही, ठीक। ये डीएनए है। और जानते हैं डीएनए में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है वह न्यूक्लियोटाइड के क्रम के रूप में पाया जाता है। और अगर हम दो लोग अलग अलग हैं, इसका मतलब हम लोगों का न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है वो अलग अलग होता है। तो ये जो हमारा जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन सूचनाएं हैं वो न्यूक्लियोटाइड के क्रम के रूप में इसी डीएनए में पाई जाती हैं। और जानते हैं आप लोग, जैसे डीएनए से डीएनए फिर आरएनए बनता है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। पढ़े हैं पिछले वीडियो में। आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन। फिर प्रोटीन एंजाइम बनाता है, एंजाइम से सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज होता है, फिर एक पर्टिकुलर फिनोटाइप दी जाती है। तो ये आपका क्या है, आरएनए से प्रोटीन जो होता है ये साइटोसॉल में होता है। डीएनए से आरएनए तो आपका कहाँ बन रहा है, यूकैरियोट में, ये न्यूक्लियस में। लेकिन ये प्रोटीन कहाँ बनती है, साइटोसॉल में। तो ये जो डीएनए से आरएनए बनेगा, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए ये है TAC है, इसी पे T है तो A हो जाएगा, AU, C है तो G, CCG, GGC, T है तो AUC। इस तरह से जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस यहाँ डीएनए में था वही कहाँ कॉपी हो गया, mRNA, मैसेंजर आरएनए में। अब ये मैसेंजर माने जो सूचना यहाँ डीएनए में थी वो mRNA में ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू ट्रांसफर हो गई, ठीक। अभी mRNA कहाँ आएगा, साइटोसॉल में, यहाँ साइटोसॉल में आएगा, ठीक। और ये जैसे आपका है AUG, GGC, AUC, मतलब 5' to 3', ये mRNA है। अब ये क्या है, जो तीन न्यूक्लियोटाइड है इसमें mRNA में, वो क्या कहलाते हैं, एक कोडान है, ठीक है। यह कोडान एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को विशेषकृत अमीनो एसिड को ही कोड करता है। इसी में tRNA आप पढ़े हैं, ट्रांसफर आरएनए, अभी पढ़ रहे थे आप लोग, मैं बताया था वहाँ। इसमें ये tRNA क्या करता है, ये 5', ये 3', ये जो अमीनो एसिड होते हैं, जो 20 टाइप के मैजिक अमीनो एसिड होते हैं हमारे शरीर में, वहीं मिल के प्रोटीन बनाते हैं। अमीनो एसिड से ही प्रोटीन बनता है, 11th में आप पढ़े हुए हैं, ठीक। तो ये अमीनो एसिड को एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को लाता है, ठीक। जैसे फर्स्ट अमीनो एसिड मतलब कोई भी चीज़ है, मेथियोनीन पहला अमीनो एसिड है, इसको ये यहाँ पे इसके जैसे tRNA जो है, ये है क्या, tRNA। ये tRNA पे ये होता है एंटीकोडान, ये इसकी कॉम्प्लीमेंट्री होता है। जैसे AUG है, यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, A है तो U है तो A, G है तो C, ये आपका यहाँ आकर इससे बाइंड करेगा, क्या, कोडान से, mRNA के कोडान से tRNA का एंटी कोडान, ये आकर यहाँ पे बाइंड करेगा, ठीक। और अमीनो एसिड लेकर आया, पहला अमीनो एसिड। फिर इसी तरह से फिर यहाँ दूसरा tRNA लेकर आएगा,
और इसका एंटी कोडान टीआरएनए का, और इसका कोडान, ये दोनों जुड़ेंगे और ये दूसरा अमीनो एसिड लिखा है, ठीक। फिर ये हटेगा और इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। फिर थर्ड मान लीजिए टीआरएनए आएगा और इस तरह से थर्ड अमीनो एसिड लेकर आएगा, कोई दूसरा अमीनो एसिड किसी दूसरे अमीनो एसिड को कोड करेगा। इस तरह से सभी टीआरएनए ला लाकर कोडान के अकॉर्डिंग अमीनो एसिड को जोड़ देंगे और ये क्या बन जाएगी, प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड, ठीक। जैसा डीएनए था वैसा एमआरएनए बना, वैसा ये प्रोटीन बनेगी। प्रोटीन फिर क्या करेगी, आपका एंजाइम बनाएगी, या तो प्रोटीन की तरह ही वर्क करेगी जहाँ जैसी आवश्यकता हो। फिर एंजाइम कोई सबस्ट्रेट को, जैसे मान लीजिए क्या है, एक कोई सबस्ट्रेट है, ठीक, इस सबस्ट्रेट को किसमें बदल दिया, प्रोडक्ट में, उत्पाद में। अगर सपोज करिए उत्पाद एंथोसाइनिन है, क्या है, एंथोसाइनिन, यह पिगमेंट है। ये क्या करेगा, आपके फूल के रंग को लाल कर देगा। पुष्प का रंग कैसा हो जाएगा, पुष्प का रंग लाल। इस तरह से हम कह देंगे कि ये आपका क्या है, ये जो जीन है, ये पुष्प का रंग कैसा हो गया, लाल। तो हम कह देंगे ये जो जीन है, ये जो डीएनए है, ये पुष्प के जो लाल रंग है उसके लिए उस कैरेक्टर को नियंत्रित करता है। कैसे नियंत्रित कर रहा है, पहले डीएनए से वैसा एमआरएनए बनेगा, फिर वैसा प्रोटीन बनेगी, प्रोटीन फिर एंजाइम में बदलेगी, हाँ, ये एंजाइम फिर सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट एंथोसाइनिन बनाएगा, जिससे उसका कलर रेड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से डीएनए से पहले आरएनए बनता है, फिर प्रोटीन। और इन सब जो प्रक्रिया है जीन के एक्सप्रेशन में, इसी को पूरे को जीन एक्सप्रेशन भी हम बोलते हैं। जैसे जीन अपने को क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है एक पर्टिकुलर फिनोटाइप, लाल रंग के फिनोटाइप में। तो आप इसमें देख रहे हैं सभी आरएनए इन्वॉल्व हो रहे हैं। एमआरएनए डीएनए से सूचनाओं को कैरी कर रहा है, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ला रहा है। दूसरा टीआरएनए जो ट्रांसफर अमीनो एसिड को ला करके इस कोडान के अनुसार जोड़ रहा है प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड में। एक आरआरएनए है जो आपका इसी में आपका क्या है, यहाँ राइबोसोम भी जुड़ता है। प्रोटीन बनने से पहले राइबोसोम बनता है, और ये राइबोसोम जो होता है वो आरआरएनए और प्रोटीन का बना होता है। आरआरएनए और प्रोटीन का बना होता है। इस तरह से आरआरएनए राइबोसोम के इन्वॉल्व में भाग लेता है, और इस अमीनो एसिड के बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड है उसका भी निर्माण करता है, उसको भी कैटालाइज करता है। तो आगे हम लोग देखते हैं आरआरएनए के बारे में। आज इसमें देखिए आरआरएनए जैसे जानते हैं आप, राइबोसोमल आरएनए क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए। जैसे आप ये देख रहे थे, ये सेल थी और इसमें ये केंद्रक न्यूक्लियस था, ठीक। और इसी में ये क्या होता है, इसका यूकैरियोटिक कोशिका है, तो एक क्रोमोसोम है, गुणसूत्र, ठीक। तो आरआरएनए जो होता है इसके बारे में अगर हम देखें तो इसको राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं। राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। ये 80% कितना, 80% जितने भी आरएनए हैं, ये आप पढ़ रहे हैं आरआरएनए टीआरएनए, उसका 80% भाग बनाता है आपका कौन, आरआरएनए बनाता है, ठीक। और आप इसमें एक पॉइंट और जोड़िएगा आपका, ठीक, कि ये जो आरआरएनए होता है यूकैरियोटिक कोशिका में तो न्यूक्लियोलस होता है। यही कौन होता है, न्यूक्लियोलस, याद रखिएगा। टीआरएनए एमआरएनए न्यूक्लियोप्लाज्म में बनेगा, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म में बनेगा। लेकिन आपका आरआरएनए कहाँ बनेगा, न्यूक्लियोलस में बनता है। क्यों,
क्योंकि यही जो क्रोमोसोम ह्यूमन में होता है, मनुष्य को अगर हम लें तो आपका 13, 14, 15, फिर 21, 22, 13, 14, 15, 21, 22 जो गुणसूत्र होते हैं क्रोमोसोम, उसी पे यहीं पे आरएनए को बनाने वाला जीन पाया जाता है। वही जीन ट्रांसक्रिप्शन करके आरएनए बनाता है, और एक प्रोटीन जो बनती जो है साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन बनती है, वो जा करके यहाँ पे आरएनए और प्रोटीन दोनों मिल करके न्यूक्लियोलस में ये राइबोसोम का भी निर्माण करते हैं। इसका राइबोसोम का भी वहीं पे निर्माण करती है, और यहाँ प्रोटीन ये सबसे मिल करके एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन और सब कंपटीशन में आता है कि आरएनए को बनाने वाला ह्यूमन में जीन किस किस गुणसूत्र पे होता है। आप याद रखिएगा 13, 14, 15, 21, 22 पे इसके जीन पाए जाते हैं जो आरएनए को बनाते हैं, और वही एरिया न्यूक्लियोलस बनाता है। आरएनए जैसे देखिए जब यहाँ से बनता है ये बड़े साइज का होता है, लेकिन ये ब्रेक कर जाता है, जैसे ब्रेक करके कई तरह के आरएनए बनाता है। जैसे 5 या सेगमेंटेशन है इसका आरएनए, 5.8 यस आरएनए, फिर आपका है 16 यस आरएनए, 18 यस आरएनए, 23 यस आरएनए और 28 यस आरएनए। उसका सेगमेंटेशन के बेसिस पे ये डिफरेंट टाइप्स के आरएनए हैं। और अब जान अगर फंक्शन देखा जाए आप इसका अगर हम कार्य देखें, फंक्शन, इसका फंक्शन आरएनए का, इसका दो फंक्शन जैसे कहता है कैटालिटिक एंड स्ट्रक्चर, ये दो चीज़ें बनाता है, इसकी संरचना और कैटालिटिक स्ट्रक्चर होता है। कैटालिटिक में जैसे ये प्रेरित करता है किसी चीज़ों को, ठीक, जैसे ये आपका ये राइबोजाइम की तरह कार्य करता है। राइबोजाइम जो ये 23 यस आरएनए है, ये प्रोकैरियोट में, ये नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, प्रोकैरियोट्स के 23 है, 50 यस उसका जो सब यूनिट है, लार्जर सब यूनिट अभी पढ़ेंगे, 50 यस में पाया जाता है, और राइबोजाइम की तरह कार्य करता है, जो पेप्टाइड बॉन्ड के कैटालाइजेशन को, पेप्टाइड बॉन्ड जो अमीनो एसिड जुड़ नहीं रही थी, आप देख रहे थे आपका अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड होता है पेप्टाइड बॉन्ड, तो पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन को कैटालाइज करता है, ठीक है, कौन, राइबोजाइम, जो कहाँ 23 यस आरएनए ही राइबोजाइम की तरह कार्य करता है, जो प्रोकैरियोट के 50 यस लार्जर सब यूनिट में होता है। दूसरा कार्य इसका जो स्ट्रक्चरल है, स्ट्रक्चरल जो संरचनात्मक इसका कार्य है, कौन सा काम, संरचनात्मक, वो राइबोसोम की संरचना बनाता है। जैसे आपका क्या है, अगर इसका दूसरा काम देखेंगे, सेकेंड काम, फर्स्ट काम तो कैटालिटिक है, उत्प्रेरक की तरह कार्य कर रहा है, उत्प्रेरक की तरह। दूसरा काम इसका क्या है, ये आपका क्या है कि संरचनात्मक, संरचनात्मक में जैसे क्या है आरएनए और प्रोटीन, प्रोटीन और आरएनए, ठीक है, यही मिल के क्या बनाते हैं, राइबोसोम। मतलब अगर देखा जाए तो आरएनए राइबोसोम की संरचना बनाता है। कैसे बनाता है आप लोग देखिए जरा, जैसे आप लोग जानते हैं राइबोसोम दो तरह का होता है, राइबोसोम 2 टाइप के होते हैं, 60S और आपका 80S एंड आपका है 70S,
आप जानते हैं यस का मतलब सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट 11 में पढ़े हैं। ये यूकैरियोट में होता है, यूकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में, जबकि ये कहाँ पाता है, प्रोकैरियोट्स में। ये जैसे आपका इसमें एक स्मॉलर सब यूनिट होगा, छोटा यूनिट, जैसे स्मॉलर सब यूनिट, एलएस लार्जर सब यूनिट। इसमें एक छोटा है और एक बड़ा है, लार्जर सब यूनिट है। इसमें भी इसी तरह से होगा, एक छोटा और एक बड़ा, स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट। जो इसमें स्मॉलर सब यूनिट है ये आपका 80s में कितना होगा आपका, ये होता है, ये तो होता है 60s और एक 40s, जोड़ेंगे तो आपका 60 है, 100 हो जाएगा। लेकिन मैथमेटिकली नहीं होता है, तो दोनों को एक ही साथ अगर हम सेडिमेंटेशन कराएंगे 80 पे बैठता है, अलग अलग करेंगे तो छोटा वाला 40 पे, बड़ा वाला 60 पे, जबकि इसका ये 30 और 50 सब यूनिट ये होगा, यस सब यूनिट, और 50s है। देखिए यही बता रहे थे ना, 50 में 23s RNA। अगर RNA देखा जाए कौन सा RNA किस में होता है, ठीक, तो 80s में इसमें जो है दो हैं, कौन कौन, 60s और 40s, दो सब यूनिट हैं। इसमें 50s और 30s। तो प्रोकैरियोट में देखेंगे जो 50s सब यूनिट है ये, इसमें 23s कौन, ये पाया जाता है, 23s RNA पाया जाता है। ये किसमें, इसमें 23s RNA का बना होता है, प्रोटीन भी होती है। जबकि ये 30s ये जो होगा आपका, ये तो आपका 20s के साथ इसमें और एक 5s, क्या होगा, 5s, ये 5s RNA इसमें, ठीक। और 30s में 60s RNA, ये दोनों RNA है, ठीक है। ये 60s, ये तीन तो ये इधर आपके पाए जाते हैं इनमें, और इसमें 16s। फिर जबकि आपका यूकैरियोट में आएंगे तो इसमें जो होता है, इसमें तो 18s होता है, 18s स्मॉलर सब यूनिट में पाया जाएगा। इसमें 18s कहाँ है, 18s ये भी खत्म। हम बच्चे कौन, 18s और 5.8, 28s RNA, 5s RNA, ठीक है। 5s इसमें भी पाया जाएगा, इसमें भी और यहाँ पे भी, और 5.8s RNA। इस तरह से ये आपका RNA इन सब यूनिट के पार्ट्स होते हैं, इसे पूछा जाता है आपका, याद रखिएगा। ये RNA के बारे में था।